गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो इससे पिछले क्लास में आप लोगों ने डेवलपमेंट इन आर्ट्स इसको कवर किया था। एंड आज की क्लास से हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप कहिए तो ये गलत नहीं होगा, टुवर्ड इंडिपेंडेंस। ओके, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ये चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर। और इसमें देखेंगे जो हमारे रिवोल्यूशनरीज़ थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो है वो प्राण की बाजी लगाकर और स्वतंत्रता को आने पे मजबूर किया। एंड उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 7 टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्रेजेंट हुइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ सीन इस प्रकार है। पहले एक स्टोरी है छोटा सा, उसको समझ लेते हैं, देन हम लोग आगे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो ऑन 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त के दिन 1925 को क्या होता है, 8 डाउन ट्रेन मूव फ्रॉम शाहजहाँपुर टू लखनऊ। शाहजहाँपुर से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन आती रहती है और उसमें 10 रिवोल्यूशनरीज़, क्रांतिकारी, जो 10 क्रांतिकारी हैं, boarded the train with the objective of winning freedom and the country through armed revolution। उसमें 10 क्रांतिकारी, 10 रिवोल्यूशनरी सवार होते हैं और उनके जहन में एक ही चीज़ रहती है और वो है आज़ादी। एंड थ्रू वेपन्स, यानी कि वो कहते हैं कि बिना वेपन्स के आज़ादी नहीं मिल सकती। और उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव के साथ वो उस ट्रेन में सवार हुए। सो दे नीडेड मनी टू बाई आर्म्स, और उनको पैसे चाहिए थे, उनको आर्म्स चाहिए थे। तो उन्होंने दे डिसाइडेड टू लूट द ट्रेन एंड कैरिंग गवर्नमेंट मनी। तो उन्होंने डिसाइड किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनके, क्यों ना मनी को लूटा जाए और उनसे वेपन्स ख़रीदा जाए। तो उन्होंने ट्रेन को 1925 को 9 अगस्त को लूट लिया, जो 10 क्रांतिकारी थे। So as the train was approaching Kakori, someone pulled the chain and the train stopped। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन पहुंची और पहुंचने ही वाली थी तो किसी ने उसका चैन खींचा। उन 10 रिवोल्यूशनरीज में से किसी ने उस ट्रेन का चैन खींचा और ट्रेन रुक गई। ठीक है। अशफाकुल्ला खां गॉट ऑफ द ट्रेन विथ सचिंद्र नाथ बख्शी एंड राजेंद्र लहरी एंड दे कैप्चर्ड द गार्ड and who had got down the train to check the compartment from where the chain was pulled। तो गार्ड वहाँ से दौड़ा आया और उसने सभी जो कंपार्टमेंट्स थे उनको चेक करना स्टार्ट किया। उसी दौरान जो अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लहरी ने गार्ड को कैप्चर कर लिया, उनको पकड़ा। एंड हु हैड गॉट डाउन द ट्रेन टू चेक द कंपार्टमेंट फ्रॉम वेयर द चेन वॉज पुल्ड। वो देखने गया था कि चैन कहाँ से पुल किया गया है। सो इस ऑब्जेक्टिव के तहत 7 सभी क्रांतिकारियों ने ट्रेन में सवार थे। 4 रिवोल्यूशनरीज इंटर्ड द गार्ड्स वैन। उसके बाद चारों गार्ड्स वैन में घुसते हैं एंड मैनेज टू ब्रेक ओपन द सेफ कैरिंग द मनी एंड दे टुक आउट द मनी बैग्स, वॉकड ऑफ विदाउट हर्टिंग एनी पीपल। और किन्हीं भी लोग को बिना हर्ट किए हुए, बिना किसी भी लोग को नुकसान पहुंचाए हुए वो वहाँ से मनी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। द 10 रिवोल्यूशनरीज़, जो 10 क्रांतिकारी थे उस समय जो मौजूद थे, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे थॉट्स भी दिए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। काफ़ी सारे रिवोल्यूशनरी जो है, राजेंद्र नाथ लहरी है, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल, ठीक है, मोहम्मद नाथ गुप्त एंड अशफाकुल्ला खां। सो विद इन अ मंथ ऑल ऑफ देम वर अरेस्टेड। सो क्योंकि उन्होंने एक सरकारी संपत्ति को लूटा था ब्रिटिशर्स के, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, 1 महीने के अंदर। एंड राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां एंड राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह वर पुट टू डेथ। इनको फांसी की सजा दी गई। एंड जो रेस्ट बचे थे उनको लाइफ सेंटेंस, यानी कि उनको आजीवन उम्र कैद की सज़ा हुई। सो जाते जाते उन्होंने
जो स्लोगन का है उसमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो उसके कितना बाजुए कातिल में है। So the four revolutionaries died with a smile on their lips and prayer that they want to be born again in India, so that they could fight again for their country freedom and become martyrs. वो जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो वही एक मुस्कान के साथ, जो वो मुस्कान के साथ अरेस्ट हुए थे। फांसी के फंदे पर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी, थोड़ी भी झुर्रियाँ उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। एक स्माइल के साथ और प्रार्थना करते हुए, और उन्होंने जाते जाते ये लास्ट स्टेटमेंट कहा कि मैं फिर से भारत माँ की गोद में जन्म लेना चाहता हूँ और फिर से भारत माँ की सेवा करना चाहता हूँ और फिर से इस आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि एक शॉर्ट स्टोरी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत स्टोरी आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र के प्रति इनकी इस राष्ट्र भावना को देखते हुए इन सभी को शहीद का दर्जा दिया गया। सो एक ये शॉर्ट स्टोरी था जो एक बैकग्राउंड तैयार करता है कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्र की भावना है, अपने देश के प्रति अपने जो भावना है, अपने देश के प्रति जो प्यार है, वो इन जो शहीदों हैं और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनमें कितना ओतप्रोत था। तो इस स्टेटमेंट के साथ हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से कह सकते हैं ग्रेट स्टोरी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना कैसे आई। ठीक है, तो चलते हो हम लोग चैप्टर्स पे। हिस्ट्री में 21st चैप्टर है नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए वो उनमें क्या क्या योगदान है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हुआ। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रॉट अ पॉलिटिकल अवेकिंग एंड अमॉन्ग द इंडियंस। जब 19th सेंचुरी का दौर, 18th सेंचुरी ख़त्म था और 19 का चालू था, दौर चल रहा था जो हाफ, तो एक पॉलिटिकल अवेकिंग यानी कि लोग जागरूक धीरे धीरे होने लगे राजनीतिक तौर पर। एंड द नेशनल कॉन्शसनेस ग्रीव अ न्यू काइंड ऑफ मूवमेंट एंड शुक द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और लोगों में धीरे धीरे एक राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था वो जागने लगा। धीरे धीरे नेशन के प्रति जब एक लोग जुट होते हैं तो एक मेन रोल प्ले करते हैं और धीरे धीरे जो कंट्री है आउटसाइड उनमें राष्ट्र की जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के प्रति वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बात करते हैं हम नेशनलिज्म की। तो ये जो टर्म है नेशनलिज्म, यानी कि अपने देश के प्रति जो प्यार है, अपने देश के प्रति जो आदर सम्मान है। राष्ट्र की जो भावना है इज ए सेंस ऑफ ओननेस बॉर्न आउट ऑफ अ शेयरिंग सिमिलर थिंग्स इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल टेरिटरी, कल्चर, हिस्ट्री एंड एस्पिरेशंस। यानी कि जो हम में अगर एस्पिरेशन उठ रहा है, ठीक है, कोई भी अगर उस तरह की इच्छा है, चाहे वो जोग्राफिकल टर्म में हो, ये बोले हमारा कंट्री है, ये हमारा देश है, यहाँ का जो कल्चर है वो हमारा है, यहाँ की जो इतिहास है वो हमारी है। ये सभी चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो राष्ट्र के प्रति जो प्यार है वो उभर उठता है। एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड द रीजनल कल्चर। और लोग अपने ऊपर से परे जो अपना जो रीजन है, जो अपना धर्म है, उससे लोग ऊपर सोचते हैं। और यही बात जो है राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो 10 जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किया। उन्होंने अपने रिलीजन से हट के, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठीक है, चाहे वो कोई हो, उन 10 रिवोल्यूशनरी अपने रीजन से हट के, अपने जात पात से ऊपर हट के राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था उसमें अपना जीवन समर्पित कर दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे कंसीडर्ड इंडिया एज अ सिंगल नेशन देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। और लोगों ने ये धीरे धीरे जब पॉलिटिकल अवेकनेस लोगों में जगा, जब लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया, नहीं, ये जो राष्ट्र है वो हमारा है और यहाँ का जो कल्चर है वो हमारा है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग, यहाँ की जो ज़मीन है वो हमारी है।
तो लोगों में एक राष्ट्र के प्रति भावना का जन्म हुआ और लोग यूनाइटेड होने लगे, यूनिटी करने लगे, यूनाइटेड सिंगल नेशन का सोचने लगे और उन्होंने अपने आप को राष्ट्र का हिस्सा माना। सो दिस ग्रोइंग सेंस ऑफ फीलिंग ब्रॉट विथ इट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। और यही चीज़ें हैं जब लोग एक साथ जब मिल जाते हैं, उनकी सोच अपने धर्म से ऊपर अपने राष्ट्र के, अपने देश के प्रति जब होता है, तो यही नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, और इसी के साथ नेशनलिज्म इंडिया में आया। अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे उनका जो डिस्क्रिमिनेट करने का जो पॉलिसी था, यानी कि जो भेदभाव करने का जो पॉलिसी था, हम कह सकते हैं जो उसके कारण भी ये नेशनलिज्म का धीरे धीरे हम लोगों में जो थॉट्स है वो धीरे धीरे आया। जैसे इसको समझते हैं, द ब्रिटिश वर ऑलवेज फॉरेनर्स इन इंडिया। जो ब्रिटिश आए हम लोगों के यहाँ एक ट्रेड करने के माध्यम से आए थे, लेकिन वो यहीं पे काफ़ी सालों तक रह गए और उन्होंने इंडिया को कभी अपना नहीं मारा, वो विदेशी ही रह गए, वो फॉरेनर ही रह गए हमेशा के लिए। सो दे नेवर कंसिडर्ड इंडिया देयर होम एज अपोज टू देयर अर्ली इन्वेडर्स लाइक मुगल्स हु बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। लेकिन अगर आप मुगल्स वगैरह को देखेंगे तो उन्होंने यहाँ की सभ्यता रीति रिवाज को अपनाया, और ये जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हम लोगों पे अपना सभ्यता थोपा, यानी कि कल्चर को थोपा। वो उन्होंने हम लोगों का ट्रेडिशन नहीं अपनाया, उन्होंने अपना ट्रेडिशन हम लोगों पे थोपा। तो ये हम कह सकते हैं कि वो फॉरेनर्स ही रह गए। सो द ब्रिटिश ट्रीटेड इंडिया एज अ प्लेस वेयर दे कुड मेक मनी एट द कॉस्ट ऑफ द नेटिव पीपल बाई टैक्सिंग देम हेविली एंड डिस्ट्रॉइंग द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उनका एक ही मोटिव हुआ करता था, और वो मोटिव था कैसे भी इंडिया से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो सके वो वहाँ अपने देश को भेज सके। उनका यही एक मोटिव था। उनका मोटिव था जो अगर कोई उद्योग धंधा है उसको बर्बाद कर दे, जो एग्रीकल्चर है उसको बर्बाद कर दे, सिर्फ उनका मुनाफा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ खुद के लिए सोचते थे। और उन्होंने काफ़ी सारे ज़मीन पे टैक्सेस, जो ज़मीन था जो एग्रीकल्चर लैंड, उन पे सेवरल को डिस्क्रिमिनेटरी लॉज इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी भेदभाव भरा जो नियम है वो लाया। एंड ब्रिटिश विच फोर्स इंडियंस टू लाइव द लाइफ ऑफ सेकेंड क्लास सिटीजन इन देयर ओन कंट्री। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग को अपने ही देश में एक सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में, ठीक है, वो रखते थे, यानी कि हम लोगों से एक डिस्क्रिमिनेशन भरा पॉलिसी अपनाया हम लोगों के साथ, काफ़ी भेदभाव, काफ़ी हमको नीचे रखा गया और उन्होंने हमारे देश पर काफ़ी दिनों तक राज किया। इन सभी पॉलिसीज़ के कारण लोगों में एक कॉन्शसनेस, जागरूकता जगी, और इसी जागरूकता के कारण भी आप कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना यहाँ आना स्टार्ट हुआ लोगों में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नेशनलिज्म एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश का जो डिस्क्रिमिनेट वाला पॉलिसी था उसको आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट आते हैं डिसकंटेंट अमॉन्ग मासेस। सो इसमें क्या है डिसकंटेंट अमॉन्ग मासेस, जिसमें ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो समाज का ये हिस्सा, समाज का ये तबका जो है वो सिर्फ यही सफर्ड था। समाज का हर एक तबका, ठीक है, हर एक कास्ट जो था, हर एक सोसाइटी का अगर हम जितने भी सेक्शंस की बात करें वो सभी सफ़र कर रहे थे, वो सभी ब्रिटिश से ग्रसित थे। एंड द फार्मर्स लॉस देयर लैंड। जो किसान थे उनको अपना ज़मीन खोना पड़ता था क्योंकि उस पर टैक्सेस काफ़ी हाई कर देता था। वो नील की खेती करिए, अफीम करिए, तो उनको मजबूर किया जाता था, उन पर टैक्सेस हाई कर दिया जाता था, जिसके कारण वो मजबूर हो जाते थे और उनको अपना ज़मीन बेचना पड़ता था। सो द लैंड लॉर्ड्स हैड टू पे हैवी टैक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज़मींदार होते थे उनको हैवी टैक्सेस पे करना पड़ता था। एंड द फॉरेन कंपटीशन रीयून्ड द वर्क्स ऑफ आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन। और जैसा कि आप जानते हैं उस समय इंडस्ट्रीज़ वहाँ इंग्लैंड में धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगी थी, तो यहाँ का जो क्राफ्ट है, यहाँ का जो आर्टिशियंस है, वो धीरे धीरे कलाकार धीरे धीरे वो बर्बाद होने लगे। यहाँ सब कुछ एक तरह से रीयून्ड हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट होने लगा। एंड द फैक्ट्री वर्कर्स रिसीव लो वेज।
मज़दूरों को काफ़ी कम पैसा दिया जाता था, काफ़ी कम मजदूरी पे उनको काम करने को मजबूर किया जाता था। सो ये सब पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश के द्वारा, जिनके द्वारा हमारा देश धीरे धीरे एक आप कह सकते हैं जो वो पीछे चलता चला गया। सो दे हैड टू पे एंड द किंग्स and the British rule, they had to pay heavy penalties and sick orders from the British. The Indian working in the British army or other British office could not be appointed to high post and they had to serve on subordinate post all the life. क्या है जो उन्होंने आर्म फोर्सेस में भी इंडियंस को रखा, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इंडियंस को हायर पोस्ट दिया हो। ठीक है, यानी कि हमेशा सबॉर्डिनेट जो छोटे पोस्ट हुआ करते थे वो हमेशा दिया, यानी कि वो हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन भरा पॉलिसी लाता था, जिससे वो हायर पोस्ट इंडियंस को नहीं दिया ताकि वो डिसीजन कोई ले सके। तो ये उनका जो पॉलिसी था डिस्क्रिमिनेशन का, इनसे भी धीरे धीरे लोगों में एक भावना जगी राष्ट्र के प्रति। सो दे हैड टू सर्व सबॉर्डिनेट पोस्ट ऑल देयर लाइफ, पूरी जीवन में उनको सबॉर्डिनेट पोस्ट ही मिलता था। एक लास्ट टर्म की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जिसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेशनलिज्म की भावना जो आई उसमें एक देखिएगा इसमें यूनिफिकेशन, इस एकीकरण। तो अगर हम यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो वो 3 लेवल्स पे होता है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक। राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे वो शासन के तौर पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो, 3 तरह से यूनिफिकेशन होता है, एकीकरण होता है। सो द ब्रिटिश लुक्ड एट इंडिया एज वन पॉलिटिकल यूनिट, वो एक हमेशा उसको एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में देखता था। सो दे मेड कॉमन लॉज फॉर पीपल फॉर ऑल द रीजन्स, जितने क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं, अलग अलग रूल्स नहीं, सभी पे एक जैसा नियम लागू होता था, एक ही रूल्स होता था जिससे सभी को फॉलो करना होता है। ठीक है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल ऑफ इंडियन वाज अंडर द चार्ज ऑफ अ गवर्नर जनरल, और ये सभी चार्जेस जितने भी पॉलिसी वगैरह बनती थी और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नर जनरल का होता था। एंड लेटर वाइसराय पोस्ट को चेंज कर दिया गया। सो पीपल इन डिफरेंट रीजन कुड नॉट इंटरेक्ट ईजिली ड्यू टू द न्यू रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एंड टेलीग्राफ लिंक एस्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उसने अपने ही फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा किया, रोड को अच्छा किया, उसने टेलीग्राफ को लाया, उसने रेलवेज़, कैनाल्स, नहर खुदवाई। तो इन सभी काम जो है वो ब्रिटिश ने किया। इससे क्या हुआ, जो डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे वो इजीली इंटरेक्ट करने लगे। है कि उनका, जैसे अगर सपोज़ करिए आप मुंबई में हैं और यहाँ बिहार है, तो अगर मुंबई से अगर कोई ट्रेड होता है तो वहाँ के लोग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर अच्छा हो गया तो वहाँ से लोग यहाँ व्यापार करने वगैरह के लिए या सामान लेने के लिए आते थे। तो उनसे इंटरेक्शन लोगों का होने लगा। जब इजीली इंटरेक्शन होने लगा, सो इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया बिकेम इंटरलिंक्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। और जब उद्योग कारखाने, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ यहाँ इस्टेब्लिश होने लगे, सो जो उनका इंटरलिंक है वो काफ़ी मजबूत होने लगा, उनका रिलेशन जो है वो आपस में बढ़ने लगा। एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्कड इन दीज इंडस्ट्रीज़, और सभी लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग उस इंडस्ट्री में काम करते थे। सो दिस लेड टू अ फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी एंड टुगेदरनेस अमंग देम। और यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया, उनको एक साथ लाया, उनको एक साथ जोड़ा। उन सॉलिडेरिटी में होता है टुगेदरनेस, सो एक साथ। सो पीपल ऑल्सो रियलाइज दैट ब्रिटिश रूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग। और धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके सफ़र का कारण है, सभी दुखों का कारण वही है। जो उनको ये दुख झेलना पड़ रहा है, सभी दुखों का कारण ब्रिटिशर्स ही है। और दिस एंटी ब्रिटिश फीलिंग वॉज अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। और यही जो ब्रिटिशर्स के प्रति जो ये एंटी ब्रिटिशर्स फीलिंग था, उसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, उसने नेशनलिज्म को जन्म दिया, और ये जो भावना है पूरे देश में आग की तरफ फैल गई।
तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो 18th सेंचुरी से कैसे लोगों में, जैसे जो क्रांतिकारी हुए उनको ये लगा जो ब्रिटिशर्स जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको ये लगा, तो उन्होंने सोचा जो ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, हमको ही कुछ इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। और कुछ इनिशिएटिव्स क्या, तो उन्होंने क्या किया, जो एक जो गवर्नमेंट का जो ट्रेन जा रहा था पैसा लेके, उसको उन्होंने काकोरी स्टेशन पे लूट लिया और उन क्रांतिकारियों को बाद में फांसी की सज़ा हुई। और ऐसे ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते जब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी आया तो लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जगा, लोगों में जागरूकता हुई और जो हम लोग एक हैं, हमारा जो लैंड है वो एक है, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज एक है, जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो एक है। सो ये और एक सिंगल नेशन की भावना धीरे धीरे लोगों में आने लगे, यानी कि एक राष्ट्र। और जब ये भावना आती है तो नेशनलिज्म का जन्म होता है, नेशनलिज्म का थॉट्स आने लगता है और लोग जो हैं वो अपने रीजन से ऊपर, अपने धर्म से ऊपर उठ के देखने लगते हैं। सो और भी कुछ फैक्टर्स थे जैसे कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। अब अंग्रेज़ों के द्वारा जो एक डिस्क्रिमिनेशन भरा जो पॉलिसी था वो क्या करते थे, उन्होंने कभी भी इंडिया को या इंडियंस को हमेशा ही अपने से डिफरेंट माना और उन्होंने इंडिया को हमेशा ही फॉरेन ही माना। ठीक है, फॉरेनर्स ही रहे वो हमेशा। अगर मुग़ल की बात करें तो उनके कंपैरिजन में भी ब्रिटिश ट्रीटेड इंडिया एज अ प्लेस वेयर दे कुड मेक मनी एट द कॉस्ट ऑफ एनी हाउ। उन्होंने इंडिया को एक पैसे की तिजोरी के रूप में आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया, सिर्फ लूटा। उनका एक ही मकसद था, चाहे कुछ भी बर्बाद हो जाए पर हम लोगों को मुनाफा चाहिए, हम लोगों को पैसा चाहिए। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश से भी नेशनलिज्म की धीरे धीरे जो थॉट्स है वो लोगों के दिमाग में आने लगे। देन यूनिफिकेशन जो होता है वो 3 लेवल पे होता है, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या इकोनॉमिक लेवल पे हो। तो जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सभी के लिए एक कानून बनाया और चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो उनको वो नियम मानना ही पड़ेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन भरा पॉलिसी था, बाद में क्या हुआ, और इनको गवर्नर जनरल हेड करते थे। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेलवेज़, रोडवेज ये सब अगर ठीक हुआ, कैनाल्स, टेलीग्राफ का जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ इस्टेब्लिश होने लगे तो लोग आपस में इंटरेक्ट करने लगे। और जब लोगों का इंटरेक्शन होता है तो उनके काफ़ी सारे जो है वो सॉलिडेरिटी और टुगेदरनेस की भावना जागी और उन्होंने एंटी ब्रिटिश जो थॉट्स हैं उनके माइंड में आने लगा। और यही जो एंटी ब्रिटिश थॉट्स हैं उसने नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया। आज की क्लास में हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को देखा और समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड रोल ऑफ प्रेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप लोग जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर करिए, ऑब्जेक्टिव्स करिए। ठीक है।